नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे वतन की आवाज़। हमारे साथ आज हैं कृष्णानंद सागर जी हैं, प्रबुद्ध वक्ता, इतिहासकार। कई किताबें पहले भी लिख चुके हैं, रचनाएं कर चुके हैं। हाल फिलहाल में नया एक किताब विभाजनकालीन भारत की प्रकाशें होने वाले हैं, जो बहुत दिसंबर तक होंगे। तो आज जानना चाहते कि हम आखिर जो हमारे देश की तिरंगा है, तिरंगा का इतिहास क्या है, कहाँ से तिरंगा शुरू हुई थी। क्योंकि इस पर कई बातें उठकर आती हैं कि आज़ादी से पहले की कई जो हमारे वीर हुए हैं उनसे जोड़ कर देखा गया कि उन्होंने तिरंगा लपेटने की बात की या तिरंगे कहने की बात की। तो सवाल उठते जा रहे हैं कि आखिर 1947 में जब तिरंगा अनुमोदन किया गया है, तो उससे पहले कोई जो हमारे राष्ट्रप्रेमी थे, राष्ट्रभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी, जो उन्होंने तिरंगा की बात कैसे की है। तो आज जानते हैं हम तिरंगा का इतिहास क्या है। सर गुरु जी, सबसे पहले नमस्कार। आपके 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी, जैसे तिरंगा के विषय को लेकर के कई बातें निकल के आ रही है कि आखिर 1947 में जब के बाद अनुमोदन किया गया तिरंगे की, उससे पहले तिरंगे की बात कैसे रही, उसका इतिहास कैसे चलता रहा, कि कैसे तिरंगा आई हमारे राष्ट्रीय ध्वज बनकर। देखिए, जब हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो उसका मतलब है राष्ट्र का ध्वज। अब राष्ट्र जो है हमारा, वो कोई 1947 में तो बना नहीं। ये राष्ट्र ना 1920 में बना था, और ये राष्ट्र ना ही सन 1500 में बना, ना सन 1 में बना। ये तो भाई हजारों वर्षों का राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र का जीवन। और इसमें कृष्ण भी हुए हैं, राम भी हुए हैं, और राम से भी बहुत पहले के लोग हुए हैं। तो हमारे राष्ट्र की परंपरा ये हजारों लाखों वर्षों की है। और इसलिए राष्ट्रध्वज कौन सा हो, यह प्रश्न मस्तिष्क में आना, ये इस बात का प्रतीक है कि जब इस विषय में प्रश्न आए या विचार शुरू हुआ, तो उन लोगों के सामने राष्ट्र की कल्पना ही नहीं थी। अगर राष्ट्र की कल्पना होती तो उनको ये पता होता कि भी हमारी हजारों लाखों वर्षों की परंपरा में हमारे राष्ट्र का ध्वज कौन सा है, वो तो हमेशा ही चला आ रहा है। तो भगवे रंग का झंडा, ये हमारे राष्ट्र का आदिकाल से ही चला आ रहा है। इस भगवे झंडे को क्यों बनाया गया हमारे राष्ट्र का चिन्ह, प्रतीक या झंडा? इसलिए कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वह ज्ञान प्राप्त करने की, ज्ञान की ओर चलने की, प्रकाश की ओर चलने की संस्कृति है। और इस दृष्टि से सूर्य जब उदय होता है तो प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आकाश के अंदर जो सूर्य की किरणें, सूर्य की छटा विराजती है, वह कौन सा रंग होता है? उषा काल का रंग कौन सा होता है? भगवा रंग। तो भगवे रंग की ही छटाएं ईश्वर आकाश में हमें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से हमारी जो संस्कृति की जो दूसरी विशेषता है, वो है त्याग की, तपस्या की, कर्मठता की, कर्म की। तो सन्यासी उसका प्रतीक है। और सन्यासी जो है, ये इसीलिए जब सन्यास ग्रहण करता है तो उसके बाद वो भगवे वस्त्र पहनता है। तो ये भगवा वस्त्र हमारे देश की सन्यस्त संस्कृति का प्रतीक है। और वो भी इसलिए भगवा वस्त्र पहनता है कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य समाज में प्रकाश फैलाना है। जैसे सूर्य संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही मेरा भी अब उद्देश्य जो है वो प्रकाश फैलाना है। प्रकाश यानी ज्ञान, इसके लिए वह सन्यासी काम करता है।
और इसलिए हमारे यहाँ पर जब भी राजसत्ता शुरू हुई, राजा बनने शुरू हुए, तो राजाओं ने भी, अलग अलग राजाओं ने भी अपने अपने झंडे तो निकाले, लेकिन वो झंडे सारे ही भगवे रंग के झंडे रखे उन्होंने। उन झंडों में अलग राज्य के प्रतीक के रूप में कुछ एक निशानी अलग रख दी। अब जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध में जो कृष्ण का ध्वज था, कृष्ण के रथ पर जो ध्वज होता था, वो यही भगवा ध्वज, लेकिन उसके ऊपर शंख बना होता था। तो पांचजन्य शंख था कृष्ण का, तो पांचजन्य शंख का चित्र रखता था। जो अर्जुन का रथ था, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का चित्र था। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चित्र बना दिए होते थे अलग दिखाने के लिए, लेकिन झंडे सभी भगवे थे। तो किसी के ऊपर धनुष का चित्र आ गया, किसी के ऊपर सूर्य का चित्र बना दिया गया, ऐसे कुछ ना कुछ तो अलग अलग चित्र बना दिए गए, झंडे सब भगवे रखे गए। अब किसी ने झंडे का आकार चौरस कर दिया, किसी ने झंडे का आकार तिकोना कर दिया, किसी ने 2 तिकोने कर दिए, लेकिन जो रंग की बात है वो रंग सभी के झंडों का भगवा ही है। ये हम चाहे राम के समय देख लें, चाहे कृष्ण के समय देख लें, चाहे हम विक्रमादित्य के समय देख लें, चाहे चंद्रगुप्त चाणक्य के समय देख लें, और चाहे बाद में राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह आदि को देख लें, सबके झंडे तिरंगे, सबके झंडे भगवा रंग के। तो इसलिए जब ये स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अब ये स्वाधीनता आंदोलन में जो मुखिया नेता जो बने हुए थे, खासतौर से कांग्रेस के, वो सारे अंग्रेजी दान लोग थे। और उन अंग्रेजी दान लोगों को राष्ट्र की कल्पना नहीं थी, वो थे भारतीय और चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, ये चाहते थे। लेकिन भारत की पूरी कल्पना या भारतीय राष्ट्रीयता की कल्पना उनको ठीक ढंग से नहीं थी। वो वही थी जो अंग्रेज़ों से उन्होंने प्राप्त की, अंग्रेजी शिक्षा से प्राप्त की, अंग्रेजी कॉलेज, अंग्रेजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त की, वही थी। और इसलिए उनके सामने सवाल आ गया, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्यों हो, नहीं कौन सा हो, तो झंडा कौन सा हो, ये एक प्रश्न आया उनके सामने। तो अब बात ये आती है कि भारत तो अत्यंत प्राचीन काल से एक राष्ट्र के नाते अपना जीवन व्यतीत करता आ रहा है, और इसलिए राष्ट्र जीवन के सभी प्रतीक यहाँ सदा विद्यमान रहे हैं। फलतः हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं, जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि एवं संपूर्ण इतिहास के गौरव को हमारे सम्मुख रखने वाला भगवा ध्वज सदा से ही राष्ट्र के मान चिन्ह के रूप में हमारे सामने रहा है, और ये आदर और श्रद्धा का केंद्र रहा है। और इसलिए जो देश के देशभक्त लोग थे और जो देश का ठीक प्रकार से विचार करते थे, राष्ट्रीय विचारधारा के चिंतन के लोग थे, उनके सामने कभी ये विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हमारा ध्वज कौन सा हो। परंपरा से चले आ रहे राष्ट्र ध्वज यानी भगवा ध्वज को ही उन सब लोगों ने अपने ध्वज के नाते अपना लिया। किंतु राजनीतिक क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में लोगों में बहुत अज्ञानता दिखाई देती है। सन 1906 से लेकर 1921 तक विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न संस्थाओं ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार समय समय पर अनेक झंडों को राष्ट्रीय
ध्वज के रूप में स्वीकार किया। इन्हीं में तिरंगे झंडे का भी भारत की राजनीति में आविर्भाव हुआ। ये सारे झंडे भारतीय राष्ट्र जीवन से संबंधित अज्ञान और विस्मरण में से उत्पन्न हुए। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने आवर फ्लैग नामक पुस्तक प्रकाशित की हुई है। इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 पर जो विवरण दिया है वो ये है। विवरण क्या है? 1921 के लगभग बैजवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में आंध्र के एक युवक ने एक ध्वज तैयार किया और उसे गांधी जी के पास ले गया। यह 2 रंग का था, लाल और हरा, 2 प्रमुख समुदायों का प्रतीक। गांधी जी ने बीच में एक सफ़ेद पट्टी और जोड़ने का सुझाव उसे दिया ताकि भारत के शेष समुदायों का भी प्रतिनिधित्व हो सके, और चरखे का भी सुझाव दिया जो कि प्रगति का प्रतीक था। अब इस प्रकार से ये जो आरंभ हुआ वो 2 रंग, भगवा रंग यानी हिंदुओं का प्रतीक, हरा रंग यानी मुसलमानों का प्रतीक, तो 2 समुदायों के प्रतीक के रूप में ये दोनों रंग थे। तो अन्य समुदायों का भी प्रतीक इसमें जोड़ दिया जाए, और इसलिए उन्होंने एक तीसरे रंग की बात कही गांधी जी ने। इस प्रकार तिरंगे का जन्म हुआ, पर अभी इसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अधिकृत रूप से स्वीकार नहीं किया था। फिर भी गांधी जी के अनुमोदन का प्रभाव ये पड़ा कि वह पर्याप्त लोकप्रिय हो गया और सभी कांग्रेस अधिवेशनों के अवसर पर फहराया जाने लगा। इसी कारण 1931 की कराची कांग्रेस में राष्ट्रध्वज का प्रश्न विचार के लिए आया। तब तक हिंदू, मुसलमान तथा अन्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 रंग कांग्रेस के झंडे में प्रयुक्त होते आ रहे थे। अब सिखों ने अपना अलग से पीला रंग जोड़ने का आग्रह किया। वास्तव में उन्होंने तिरंगे झंडे में 3 रंगों के चयन पर आपत्ति की थी, यानी मास्टर तारा सिंह ने। उनका कहना था कि ध्वज असांप्रदायिक होना चाहिए, और यदि वह सांप्रदायिक आधार पर ही रहना है तो उसमें सिख संप्रदाय के प्रतीक पीले रंग का भी समावेश किया जाए। अतः राष्ट्रीय ध्वज के विषय में ठीक से निर्णय करने के लिए 7 सदस्यों की एक समिति बना दी गई। इस समिति में सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर नासू हर्डीकर, आचार्य काका कालेलकर, मास्टर तारा सिंह और मौलाना आज़ाद। ये 7 लोग उस ध्वज समिति के सदस्य थे। इस ध्वज समिति ने सब दृष्टि से विचार कर सर्वसम्मति से अपना जो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट दी, उसमें लिखा, क्या लिखा? हम लोगों का एक मत है कि अपना राष्ट्रीय ध्वज एक ही रंग का होना चाहिए। भारत के सभी लोगों का
एक साथ उल्लेख करने के लिए उन्हें सर्वाधिक मान्य केसरिया रंग ही हो सकता है। अन्य रंगों की अपेक्षा यह रंग अधिक स्वतंत्र स्वरूप का तथा भारत की पूर्व परंपरा के अनुकूल है। निष्कर्ष के रूप में उन्होंने आगे लिखा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक रंग का ही होना चाहिए और उसका रंग केसरिया रहे तथा उसके दंड की ओर नीले रंग में चरखे का चित्र रहे। यह था उस ध्वज समिति का यानी झंडा कमेटी की रिपोर्ट, झंडा कमेटी का निर्णय। ध्वज समिति का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें अलग अलग संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के रूप में अलग अलग रंगों को स्थान नहीं दिया गया था, जैसा कि तब तक तिरंगे झंडे में चला आ रहा था। यद्यपि यह ध्वज समिति की सर्वसम्मत संस्तुति थी, तो भी इस पर कांग्रेस कार्य समिति की मोहर लगना आवश्यक था। अंतिम निर्णय वही होना था। ध्वज समिति का यह प्रतिवेदन जब प्रकाशित हुआ तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार, जो कांग्रेस के भी बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे थे, मध्य प्रांत कांग्रेस कमेटी के वो सदस्य भी रहे थे, नागपुर कांग्रेस जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और 1921 में जो कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जो वहाँ का स्वयंसेवक दल था और सारी कांग्रेस की जो अधिवेशन की व्यवस्था थी, वो सारी व्यवस्था करने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उन पर ही था और वो उन्होंने ही पूर्ण किया था। यह ध्वज समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर डॉक्टर हेडगेवार जी को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी की यह मान्यता थी कि भारत जो है ये सहस्त्रों लाखों वर्षों से चला आ रहा प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में भगवा ध्वज जो है वही इसका राष्ट्रध्वज है। और जब कांग्रेस की इस प्रतिवेदन समिति ने भी यही रिपोर्ट प्रकाशित कर दी तो स्वाभाविक रूप से ही उनको इससे बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन ये बात भी थी कि उन्हें एक आशंका थी और वो आशंका थी गांधी जी की तरफ से। गांधी जी को मुसलमानों की बहुत चिंता थी और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी को लगा कि अब ये गांधी जी मुसलमानों की चिंता करते हुए कहीं फिर से तिरंगे को ही वापस ना ले आए और ये ध्वज समिति की रिपोर्ट जो है एक तरफ रखी रहे, उसे नकार दें। और ऐसा अगर हुआ तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अब डॉक्टर हेडगेवार भी ऐसी स्थिति को टालने के लिए सक्रिय हो गए। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे लोकनायक बापूजी अणे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली में होने वाली थी
और लोकनायक अणे भी जाने वाले थे दिल्ली उसमें भाग लेने के लिए। तो डॉक्टर हेडगेवार जी उनके पास गए, लोकनायक अणे के पास, और उनको समझाया कि ये जो थे लोकनायक अणे, ये केसरिया रंग के पक्षधर थे, तो भाई केसरिया रंग ही होना चाहिए। और वो भगवा रंग और केसरिया रंग में थोड़ा अंतर करते थे अणे जी। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने उनको ये समझाया कि भाई ये केसरिया रंग और भगवा रंग ये दो नहीं है कोई, ये एक ही है। और दोनों ही रंगों में लाल रंग और पीला रंग मिलाकर ये रंग बनते हैं। जब पीला रंग थोड़ा सा अधिक हो जाता है तो वो केसरिया कहला देता है, और जब लाल रंग थोड़ा सा अधिक हो जाता है, पीले से लाल रंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो भगवा कहते हैं। तो भगवा रंग और केसरिया रंग दो अलग अलग रंग नहीं है, दोनों ही लाल रंग और पीले रंग से बनते हैं। तो इसलिए आप इसी पर जो है जोर दीजिए कि यही रंग जो है, यानी केसरिया रंग, चाहे उसको केसरिया कहिए चाहे उसको भगवा कहिए, इसी को कांग्रेस कार्य समिति राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाए। तो जब ये उन्होंने केसरिया ध्वज के समर्थन का अर्थ भगवा ध्वज का ही समर्थन है, ऐसा डॉक्टर हेडगेवार जी ने उनको समझा दिया। तो ये ठीक है, आप केसरिया पर ही जोर दीजिए। यद्यपि काफ़ी अध्ययन और खोज के उपरांत समिति ने केसरिया रंग का सुझाव दिया है, पर गांधी जी के सम्मुख सब मौन हो गए। गांधी जी ने केसरिया को अमान्य कर तिरंगे को ही बनाए रखने का आग्रह किया कार्य समिति में, तो बाकी कोई भी मुंह नहीं खोलेगा। ये बात डॉक्टर हेडगेवार जी ने उनको कही, बापू साहब अणे को, और उनको कहा, अतः आपको आगे आकर निर्भयता पूर्वक अपने पक्ष का प्रतिपादन करना चाहिए। डॉक्टर जी के ये बताने पर कि केसरिया रंग और भगवा रंग में कोई विशेष अंतर नहीं है, बापूजी मान गए और उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति में केसरिया ध्वज का समर्थन करने का आश्वासन दिया। किंतु डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने कर्तव्य की इतिश्री यही नहीं मान ली। वे किसी भी विषय में प्रयत्न एक साथ कई दिशाओं में करते थे, अतः वे स्वयं भी दिल्ली पहुंच गए और लोकनायक अणे के आवास पर ही जम गए। लोकनायक के ही कथनानुसार वे दिन भर दिल्ली में इधर उधर घूमते रहते थे, अतः निश्चय ही वे कार्य समिति के अन्य सदस्यों को भी इस संबंध में मिले होंगे, ऐसा लोकनायक अणे ने बताया बाद में। अब डॉक्टर हेडगेवार किस किस को मिले ये तो पता नहीं, अणे को भी पता नहीं, लेकिन वो कहते कि वो दिन भर लोगों को मिलते रहते थे। लेकिन हुआ वही जिसकी डॉक्टर जी को आशंका थी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति गांधी जी के मन की तिरंगी योजना से मतभेद करने का साहस ना कर सकी,
और उसने सीधे उसे ही स्वीकृति दे दी, यानी तिरंगे झंडे को ही। जिस मानसिक पृष्ठभूमि के कारण ये निर्णय लिया गया, ये घोर दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। यह बात श्री शेषाद्री ने अपनी पुस्तक और देश बट गया में लिखी है। और इस प्रकार से वो तिरंगा झंडा जो है कांग्रेस ने उसी को ही राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया, यानी कांग्रेस का ध्वज स्वीकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय ध्वज का मतलब कांग्रेस के सामने ही था कांग्रेस का ध्वज। डॉक्टर हेडगेवार जी की सारी मेहनत इस तरह से की हुई वो बेकार हो गई। ध्वज समिति का प्रतिवेदन अमान्य कर दिया गया और तिरंगे को बनाए रखने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन डॉक्टर जी की, यानी डॉक्टर हेडगेवार जी की जो दौड़ धूप हुई, उस दौड़ धूप का इतना परिणाम अवश्य हुआ कि तिरंगे में गहरे लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग मान लिया गया और इस रंग का क्रम सबसे ऊपर कर दिया गया। इससे पहले लाल रंग की पट्टी सबसे नीचे रहती थी और हरे रंग की पट्टी सबसे ऊपर रहती थी। चारों ओर से होने वाली सांप्रदायिक विषयक आलोचनाओं से बचने के लिए, यानी कांग्रेस पर सब तरफ से आलोचना होने लगी कि ये तो सांप्रदायिक आधार पर आपने तिरंगा बनाया है, झंडा बनाया है। तो इस आलोचना से बचने के लिए फिर कांग्रेस ने इस तिरंगे की व्याख्या को बदला और ये तीन रंग जो हैं ये अलग अलग संप्रदायों के प्रतीक ना होकर कांग्रेस ने यह व्याख्या की कि ये उनके प्रतीक नहीं है, संप्रदायों के प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है तथा हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। यह परिभाषा कांग्रेस ने फिर बदली जब चारों ओर से और प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई, आलोचना शुरू हो गई। यदि वास्तव में कांग्रेस के गले ये परिभाषा उतर गई होती, यानी किसी कांग्रेसी के गले में भी ये परिभाषा नहीं उतरी, और अगर वास्तव में ये उनके गले में उतर गई होती तो भाई अब जो कई बार लोग भगवाकरण कहते हैं, ये फिर कांग्रेस के लोग भगवाकरण ना कहते। तो भगवाकरण वाली बातें अब जो आजकल आती हैं, जरा सी कोई बात होगी ये तो भगवाकरण कर रहे हैं, जरा भगवाकरण कर रहे हैं। तो कारण क्या है उसके पीछे? तो उसके पीछे ही है कि भगवा जो है ये तो भाई भारतीय संस्कृति का परंपरा से चला आ रहा प्रतीक है, और जब परंपरागत चली आ रही संस्कृति के अनुरूप कोई कर्म किया जाएगा वो भगवाकरण हो गया। और उस संस्कृति के अनुरूप किए गए काम को कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। उसने केसरिया झंडे को स्वीकार नहीं किया, अपनी ही कांग्रेस समिति की रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो इसलिए उससे ही उसको चिढ़ हो गई है। अब इसलिए जरा सी कोई बात हो जाए भगवाकरण।